भारत आदिवासी पार्टीचे मुख्य संरक्षक आणि आजच्या या कार्यक्रमाचे उद्घाटक, जे या देशातील तमाम युवकांचा आयडल म्हणून ज्यांचा या ठिकाणी ख्याती आहे, माननीय खासदार राजकुमारजी रोत या ठिकाणी आपल्याला संबोधित करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. धन्यवाद. सभी को जय जोहार. एक दो नारा लगा लेते हैं. एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान. बोलिए बाबा साहब अम्बेडकर की, बोलिए बाबा साहब अम्बेडकर की, बोलिए बिरसा मुंडा की, बोलिए टाट्या भील की, बोलिए खाजा नायक की. आज महाराष्ट्र के जलगांव जिले के चोपड़ा तहसील में आदिवासी सत्ता संपादन परिषद इस कार्यक्रम में वंचित बहुमत बहुजन अखाड़ी और बाबा साहब अम्बेडकर जी के पोते प्रकाश जी अम्बेडकर, साथ ही भारत आदिवासी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और दोनों पार्टियों के पदाधिकारीगण इस पंडाल में विराजमान, एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी और साथ ही मानवता में विश्वास करने वाले अन्य समुदाय के लोग, आप सभी को मेरी ओर से तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज आपने यहाँ पर हमें आमंत्रित किया और आमंत्रित करके एक जो मान सम्मान दिया, और साथ ही ये जो आयोजन कमेटी है, और आयोजन कमेटी में विशेषकर यहाँ पर सबसे बड़ा योगदान देने वाले भाई सुनील जी, और सुनील जी के साथ ही हमारे बहुजन आघाड़ी पार्टी के जिला अध्यक्ष भान पाटिल जी, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद. और मेरी ओर से शुभकामना है कि महाराष्ट्र के अंदर आप लोग ये जो मुहिम छेड़ी है, ये जो आंदोलन छिड़ा है, उस आंदोलन को एक अंजाम तक भेजना है. और लोकतंत्र का जो महाराष्ट्र के अंदर जो मंदिर है, विधानसभा है, उस विधानसभा के अंदर हमारे दोनों संयुक्त पार्टी की तरफ से आने वाले विधानसभा चुनाव में स्वतंत्र आवाज वाला व्यक्ति भेजने की कोशिश करनी है आप सबको मिलके. मेरे पूर्व वक्ताओं ने मराठी में बातें की. कुछ साथी कह रहे थे कि समझ में आ रहा था कि नहीं आ रहा था. समझ में पूरा आ रहा था मुझे तो, पर एक काका ने जो आके परिवर्तन किया, एक दादा ने जो बात बोली, वो कौन सी भाषा थी, मुझे थोड़ी मराठी से अलग लगी. कौन सी भाषा थी, कौन सी बोली थी वो? भीली भाषा थी. मुझे लगा आज भी भीली भाषा जिंदा है. और आने वाली पीढ़ी को भी कहना चाहूंगा कि आप भले कितनी भी अच्छी इंग्लिश सीख लो, कितनी भी अच्छी आप हिंदी सीख लो, लेकिन हमारी जो मातृभाषा है उस मातृभाषा को मत भूलना. इनके भाषण से मुझे आभास हुआ कि 1913 के अंदर गोविंद गुरु महाराज के नेतृत्व में मानगढ़ एक आंदोलन हुआ था बिलराज कायम करने को लेकर अंग्रेजी शासन व्यवस्था में. और उस दौरान वहां के सामंती और अंग्रेजी लोगों ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए गोला बारूद के साथ
हजारों की फौज छोड़ी और 1500 आदिवासी समुदाय शहीद हुआ था। मानगढ़ का इतिहास में याद करना चाहूंगा इन काका की बात से। और उस समय जब गोविंद गुरु महाराज को अंग्रेजी सैनिक और राजा रजवाड़े के सैनिक गुजरात के कोर्ट में ला पेश किया था, और पेश करने के दौरान उस समय का जो जजमेंट आया था, उस जजमेंट में लिखा था कि गोविंद गुरु महाराज मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान इलाके के अंदर रहने वाला जो भील बाहुल्य क्षेत्र है उसको भील राज कायम करना चाहते हैं, भील प्रदेश बनाना चाहते हैं। उस समय फिर अंग्रेजी शासन व्यवस्था के लोगों ने एक नक्शा जारी किया था। उस नक्शे में जलगांव का भी नाम था, दुलिया का भी नाम था, नंदुरबार का भी नाम था। और काका की बात से यह साबित हो गया कि वो चिंगारी आज भी कहीं न कहीं लग रही है, और आने वाले समय में ये एक आग बनेगी और हम सब मिलके हमारे पुरखों के जो अधूरे सपने हैं उन सपनों को पूरा करेंगे। साथियों, ये भारत देश हमारा देश है। ये इतिहास जो है खून से रंगा हुआ है, लथपथ है। इस देश को आजाद कराने के लिए इस देश को आजाद कराने में जिन लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और ये देश आजाद हुआ, और आजादी के वक्त जिन लोग इस देश को आजाद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनको पुरखों ने बलिदान दिया, तो उन्होंने कल्पना की थी कि आजाद भारत के अंदर ये पिछड़ी समुदाय, एसटी एससी समुदाय, दलित समुदाय, माइनॉरिटी, गरीब वर्ग का व्यक्ति इस देश में शांतिपूर्वक तरीके से रहेगा, आजादी के साथ रहेगा, अपने स्वाभिमान के साथ जिएगा, अपने सुख सुविधाओं के साथ जिएगा। ये कल्पना की थी आजाद कराने वाले लोगों ने। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आज देश आजाद हो गया। अंबेडकर जी ने इस देश को शानदार संविधान दिया, दलित पिछड़े आदिवासियों के लिए अधिकार दिए, लेकिन इस संविधान को आज तक धरातल पर लागू नहीं किया गया। कुछ लोगों को आरक्षण से दिक्कत है, लेकिन सच्चाई यह है कि जो संवैधानिक प्रावधान थे आरक्षण के, आज तक धरातल पे लागू नहीं हुए। अगर लागू हुए होते तो देश के जितने विश्वविद्यालय हैं, उस विश्वविद्यालयों के अंदर आज भी एसटी का जो अनुपात है 2.5% नहीं रहता। आज भी विश्वविद्यालय, विश्व यूनिवर्सिटियां हैं, उसके अंदर एससी समुदाय का प्रतिनिधित्व 3% जा पहुंचा है अभी तक। सिर्फ एसटी एससी आज 2 से 3% पहुंचे हैं, और कहते हैं कि आरक्षण लोकसभा राष्ट्रीय पार्टी ने, मैं नाम ही ले लेता, बदलेंगे,
और देश के गरीब लोगों ने, देश के एसटी एससी ने, देश के माइनॉरिटी ने, ओबीसी ने यह तय कर लिया था कि जो संविधान बदलने की बात करते हैं हम उनको ही बदल देंगे, और बदलने की पूरी कोशिश की और लाके बैकफुट पे लाके रख दिया। वो तो थोड़ा जोड़ तोड़ कर लिया, इसलिए बाकी जो संविधान बदलने की बात करते थे, और ये वक्त दूर नहीं है, आने वाले समय में जिस पार्टी के अंदर संविधान विरोधी मानसिकता है, जो पार्टी आदिवासी दलित विरोधी मानसिकता रखती है, उन लोगों, ऐसी मानसिकता वाले लोगों को लोकतांत्रिक तरीके से आने वाले समय में हम सबक सिखाना के काम करेंगे। साथियों, महाराष्ट्र का चुनाव आ रहा है, हमारी माताएं बहनें बैठी है, बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं। इन राजनीतिक पार्टियों वालों ने क्या किया है? हमारा मानसिकता के साथ खिलवाड़ करने का काम करते हैं, हमारी गरीबी का मजाक उड़ाने का काम करते हैं ये लोग, और हमारी गरीबी का मजाक उड़ा के ये लोग वोट लेने का काम करते हैं। प्लान बना रहे हैं कि इस गरीब आदिवासी समुदाय को कैसे लूटा जाए, वोट उनसे कैसे लिया जाए। लाडली बहना का नाम सुना आपने? महाराष्ट्र में सुनने आ रहा होगा, अभी आ रहा है सुनने में। क्या है? मैं कल छत्तीसगढ़ में था, मैं 2 दिन पहले 3 दिन पहले मध्य प्रदेश में था, और मध्य प्रदेश के अंदर लाडली बहना मिली थी मुझे। सब कह रही थी हमको लाडली बहना के नाम से बहुत ठग लिया, और उस समय तो 1-2 महीना पैसा दिया, और अब तो पैसा आई नहीं रहा है। तो भाजपा ने पॉलिसी बनाई है कि लाडली बहना के नाम से मध्य प्रदेश के आदिवासी दलितों को बेवकूफ बनाया, लाडली बहना के नाम से मध्य प्रदेश की हमारी बहन बेटी के साथ खिलवाड़ करके वोट लेके सत्ता में बैठ गए। वही फॉर्मूला महाराष्ट्र में लाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। लेकिन मैं मेरी लाडली बहना को कहना चाहूंगा, लाडली बनो नहीं बनो, लेकिन स्वाभिमानी जरूर बनना आप लोग। मुझे चाहिए कि मेरी बहन बेटियां स्वाभिमानी बने। कैसी बने? स्वाभिमानी। और स्वाभिमानी ऐसी बनना है, कह देना है कि आप राजकोष से, हमारे से टैक्स वसूल के आपने राजकोष इकट्ठा किया है, और उसी राजकोष से अगर कुछ योजना देते हो तो स्वागत है, लेकिन हमारा स्वाभिमान हम ही खोएंगे, ये एहसास कराना है इस बार। इनको लगना चाहिए, क्योंकि नया नया ट्रेड लाते हैं ये, हर बार नया नया ट्रेड लाते हैं। अभी बिरसा मुंडा जी को लाए, बिरसा मुंडा जिन्होंने 25 साल की उम्र में अंग्रेजों की हालत खराब कर दी थी और अपनी जान गंवाई बिरसा मुंडा जी ने। बिरसा मुंडा जी का इतिहास था एनसीईआरटी के किताब में, उस इतिहास में लिखा था बिरसा मुंडा जी का संघर्ष। ये लोग धर्म की राजनीति करते हैं, उस राजनीति में बिरसा मुंडा जी को आगे कर रहे हैं। अभी थोड़ा समझना, क्योंकि कुछ समय बाद ये नया ट्रेड और लाने वाले हैं। बिरसा मुंडा जी के उपदेश थे कि आदिवासी समुदाय की धर्म व्यवस्था, पूजा पद्धति, रहन सहन, बोली भाषा सारे धर्मों से अलग है। ये बिरसा मुंडा जी कह के गए थे, एनसीईआरटी की किताब में पढ़ाया जा रहा था। बिरसा मुंडा जी ने कहा था कि आदिवासी समुदाय की पूजा पद्धति न ईसाई से मेल खाती है, न हिंदू धर्म से मेल खाती है, ये बिरसा मुंडा जी ने कहा था। अब उन्होंने क्या किया, 2024 के अंदर एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में बिरसा मुंडा जी का इतिहास मिटा दिया और 2 लाइन में लिख दिया कि बिरसा मुंडा जी सिर्फ हिंदू धर्म की बात करते थे। हम धर्म विरोधी नहीं है, हम हर धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन जो धर्म की आड़ में राजनीति करके समाज को लड़ाने का काम करते हैं, देश को लूटने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाना है, इसलिए हमें बात करनी पड़ती है। जब एसटी एससी पे अत्याचार होता है, कह देते हैं ये तो आदिवासी है, ये एसटी है,
लेकिन जब झंडा पकड़ाना पड़ता है तो सबसे पहले हमारे एसटी एससी के भाइयों को झंडा पकड़ाते हैं ये लोग। तब ये नहीं कहते हैं कि ये इस धर्म का है। साथियों, देश का संविधान हर व्यक्ति को अपने विवेक, अपनी इच्छा के अनुसार धर्म अपनाने का स्वतंत्रता देता है, आजादी देता है उसको। मैंने एक चीज देखा, आपके महाराष्ट्र का जो पाठ्यक्रम है, जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है, इन पाठ्यक्रम में अंबेडकर जी को लेके कितना दे रखा है सिलेबस। ये शेड्यूल 5 का एरिया है, 5वीं अनुसूची का इलाका है। क्या उन पाठ्यक्रम में 5वीं अनुसूची के बारे में पढ़ाया जा रहा है? जो 300 साल पहले हमारे इस इलाके के अंदर खाजा नायक हो गया, हमारा मध्य प्रदेश से सटा हुआ टाटा बिल हो गया, इनका इतिहास इस पाठ्यक्रम में पढ़ा रहे हैं ये लोग। आजादी के बाद भीमराव अंबेडकर जी ने आपके इसी महाराष्ट्र नागपुर में 3 से 4 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था। क्या ये इतिहास पढ़ा रहे पाठ्यक्रम में? ये बात किसी पाठ्यक्रम में पढ़ाई जा रही है क्या? न एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाती है, न महाराष्ट्र का पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाती है, न राजस्थान के पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाती है। ये लोग 6 से 7 हजार साल पुरानी काल्पनिक बातें पाठ्यक्रम में पढ़ाते हैं, लेकिन हमारा जो इतिहास, हमारे पुरखों का 200 साल पुराना इतिहास नहीं पढ़ाते हैं ये लोग। 7,000 साल पुराना इतिहास जरूर पढ़ा रहे हैं, 6,000 साल पुरानी काल्पनिक बातें पढ़ा रहे हैं हमारे बच्चों को, लेकिन 200-300 साल पुराना हमारा जो वास्तविक इतिहास है, उस इतिहास को नहीं पढ़ाया जा रहा है। ये शिवाजी महाराज की कर्मभूमि है। इन लोगों ने शिवाजी महाराज को आगे करने का काम किया, लेकिन शिवाजी महाराज की आइडियोलॉजी क्या थी, साहूजी महाराज की आइडियोलॉजी क्या थी, वो क्या चाहते थे, इस पे काम नहीं कर रहे। सिर्फ राजनीति करने के लिए उन्होंने आगे किया। शिवाजी महाराज का संबंध कई लेखक अलग अलग तरीके से बताते हैं, और मैं आपकी जानकारी में डाल दूं कि शिवाजी महाराज का जिस तरह से यहाँ के भीलों का इतिहास मेवाड़ से मिलता है, इसी तरह शिवाजी महाराज का भी इतिहास राजस्थान के मेवाड़ से मिलता है। ये सच्चाई है, लेकिन इस सच्चाई को नहीं पढ़ाएंगे। और इसीलिए शिवाजी महाराज जब राजा बने, उन्होंने कई युद्ध लड़े, सारे युद्ध लड़के वो राजा बन गए थे, लेकिन उनका राज तिलक नहीं किया गया। 16 साल तक राज तिलक नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया राज तिलक? बनारस से पंडित जी को बुला के फिर राज तिलक करना पड़ा। यहाँ के लोगों ने राज तिलक नहीं किया, जो अपने आप को उच्च वर्ण के मानते थे। और आज वही लोग ये पार्टियां चलाते हैं और शिवाजी की तस्वीर को आगे रखते हैं। जिन लोगों ने शिवाजी महाराज का अपमान किया, ये लोग आज ये राष्ट्रीय पार्टियां महाराष्ट्र में चला रहे हैं और शिवाजी महाराज का सिर्फ तस्वीर आगे रख के हमारे बोले बाले आदिवासी, एससी, यहाँ के ओबीसी के वोट लेके राज करने का काम कर रहे हैं। इन लोगों को भी पहचानने की जरूरत है साथियों। बड़ी विडंबना ये है कि हम हमारा इतिहास नहीं जान पाए और न ही किसी ने बताया है। शेड्यूल 5 का प्रावधान क्या है, मेरी जानकारी में यहाँ बैठे बहुत कम साथियों को पता होगा, लेकिन 5 साल पुराना क्या बात थी वो जरूर पता है। सॉरी, 5,000 साल पुरानी क्या बात थी, क्योंकि वो किताबों में पढ़ाया गया, वो टीवियों में आया गया। हमारी सबकी जिम्मेदारी है। और ये लड़ाई जो है सिर्फ नेता बनने की नहीं है, ये लड़ाई हमारा जो गरीब आदिवासी समुदाय है, गरीब एससी है, माइनॉरिटी है, ओबीसी है, गरीब कोई भी समाज का व्यक्ति है, उसको आगे लाने की लड़ाई है हमारी। उस लड़ाई में आपको साथ देना है। लेकिन हर वक्त देखा है कि चुनाव आते ही ये लोग लोभ लालच वाली योजना लेके आ जाते हैं। मैं आज लाडली बहना वाली योजना के बारे में बोला, कल आपको ये भड़काएंगे राजकुमार तो ना कह रहा है। मैंने एक बात बोली है, आप लाडली बहना जरूर बन जाना,
या बनो नहीं बनो चलेगा, लेकिन स्वाभिमानी बहना जरूर बनना है आपको। अभी क्या रुपया मिल रहा है उस पे नहीं, क्योंकि हमारी मध्य प्रदेश की बहना ठगी गई है और महाराष्ट्र की बहना को ठगने का काम कर रहे हैं। लाडले भैया वाली भी योजना लाएंगे और ये लोग, ध्यान रखना, ठगना मत। अंबेडकर जी ने और हमारे जयपाल सिंह मुंडा ने और अन्य संविधान निर्माताओं ने ये देश को संविधान में लोकतांत्रिक व्यवस्था, जनता का राज, हर 5 साल में जनता अपना वोट देके अपने विवेक से अपना जनप्रतिनिधि चुनेगी। जो जनप्रतिनिधि हमारी समस्या को विधानसभा लोकसभा में रखेगी, ये प्रावधान किया गया। लेकिन विडंबना है कि राष्ट्रीय पार्टियों के अंदर चुनने वाले, आपकी शिवसेना हो, आपकी बीजेपी हो, आपकी यहाँ की कांग्रेस हो, इन पार्टियों के अंदर जाने वाले नेता समाज के प्रति वफादार नहीं होते हैं, वो पार्टियों के प्रति वफादार हैं। संविधान में ये प्रावधान है कि हर वर्ग का रिजर्वेशन हो ताकि हर वर्ग का प्रतिनिधित्व करने जाए, लेकिन ये लोग उस क्षेत्र और उस वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। ये लोग उनकी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी पार्टी के प्रति जवाबदेही रहते हैं। लेकिन भारत आदिवासी पार्टी और अंबेडकर जी की पार्टी, ये दो पार्टी मिलके हमारे वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला नेता चुन के भेजने का काम करेगी आने वाले समय में। और वो नेता पार्टी के प्रति वफादार नहीं रहेगा, वो पार्टी समुदाय के प्रति वफादार रहेगा। ऐसा नेता चुनने का काम करेंगे हम लोग, क्योंकि हमारी पार्टी में व्यवस्था ही ऐसी है। कोई हाईकमान नहीं है, जनता तो ये करेगी, वही हाईकमान है। जो जनता वोट देगी वही हमारा हाईकमान है। आपको ही तय करना है कि हमारा लीडर कौन होगा। साथियों, समय काफी हो चुका है। मैं उद्बोधन दे रहे थे, मैंने हालांकि सांसद के रूप में बोला, सब जानते होंगे। मैं एक बार जब विधायक था, मैं महाराष्ट्र में आया तो हमने कहा मैं एमएलए हूं, तो पुलिस वाले साथी समझ नहीं पाए, कुछ मामला हुआ था। फिर यहाँ एमएलए को शायद नामदार बोलते हैं, एमएलए को आमदार बोलते। फिर एक पुलिस वाला साथी था, कहा उसको पता था वहां राजस्थान में एमएलए बोलते हैं, तो उन्होंने कहा आप यहाँ हमारे आमदार बोलते हैं। तो हमें हमारे यहाँ के आमदार तैयार करने हैं। आप जो आमदार आपकी बात को महाराष्ट्र की विधानसभा में जाके बोलेंगे। और महाराष्ट्र इतना शानदार इलाका है, ये शिवाजी महाराज अंबेडकर की कर्म जन्मभूमि है, लेकिन इस धरती को, इस राज्य को बदनाम कर दिया है कुछ लोगों ने। हमारे राजस्थान के अन्य राज्य के लोग क्या देखते हैं, महाराष्ट्र में बिना पेंदे वाली पार्टियां ज्यादा है, यूं कहते हैं, जो कब दल बदल लेती है, कब तोड़ देती है पार्टियां, कौन सा विधायक, कौन सा सांसद कहां घुस जाता है, कोई पता नहीं चलता है। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा आपसे और इस मंच से महाराष्ट्र की सारी जनता को कि इस बार ये एहसास कराना है कि नेता पलटू हो सकते हैं, लेकिन जनता पलटने वाली नहीं है। जनता इस बार महाराष्ट्र चुनाव में इन नेताओं को, इन राष्ट्रीय पार्टियों को, इन बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस को ये एहसास कराएगी कि ये लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है और न ही ये पलटू तंत्र है। ये एहसास कराना है इस चुनाव के अंदर, ये आपसे उम्मीद है। और अवश्य मेरी बात को हमारे पूर्व वक्ता ने जो बात बोली और आगे वाले जो वक्ता हमारे प्रकाश जी बात बोलेंगे, इस बात को यहाँ आपने सुन लिया, इससे काफी नहीं होगा। इस बात को घर घर तक ले जाना है, इस बात को परिवार परिवार, गांव गांव तक ले जाना है और ये लोकतंत्र की ताकत का एहसास कराना है। लास्ट में एक बात और बोलना चाहूंगा, महाराष्ट्र के अंदर पूंजीवादी चुनाव बना रखा है इन लोगों ने। कौन सा चुनाव बना रखा है? 5 साल लूटते हैं और चुनाव से 10-15 दिन पहले पैसा बांटने का काम करते हैं, कुछ सामग्री बांटने का काम करते हैं। आप ले लेना, लेकिन अपना स्वाभिमान बेचने का काम मत करना। इस बार ये एहसास कराना है कि संविधान को बदलने का काम बात करने वाली पार्टियां, आदिवासियों का रिजर्वेशन खत्म करने वाली पार्टियां,
एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म करने वाली पार्टियों को इस बार चुनाव में एहसास कराएंगे। विकास तो हम भी कराएंगे, सड़क हम भी बनाएंगे, पानी की सुविधा हम भी कराएंगे, लेकिन लाडली बहना के नाम से बेवकूफ बनाने का काम हम नहीं करेंगे। ये एहसास कराना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद, आभार। जय जोहार, जय भीम, जय संविधान, जय बिल प्रदेश। धन्यवाद आदरणीय राजकुमार रोजजी साहेब. यानंतर आपण ज्यांची आतुरतेनं वाट पाहतोय त्याच्याबद्दल या ठिकाणी मला सांगावंसं वाटतं की गुलामी किसी की करते नहीं है, जंगे मैदान में कभी हारते नहीं है. यकीन ना हो तो इतिहास पढ़ लो, बाळासाहेब आंबेडकर किसी के बाप से डरते नहीं है. या देशातील तमाम वंचितांचे मायबाप आमचे आधारस्तंभ आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकर या ठिकाणी मार्गदर्शन करतील. भारत आदिवासी पार्टीचे खासदार राजकुमार रोजजी या मंचकाला आणि जालना जळगाव जिल्ह्याच्या असणाऱ्या जिल्हा अध्यक्षा रावेर मतदारसंघातल्या उमेदवार समीराताई पाटील, भारत आदिवासी पार्टी महाराष्ट्राचे असणारे उपाध्यक्ष आणि चोपडा विधानसभेचे असणारे उमेदवार सुनील गायकवाड ज्यांनी आपला मनोगत व्यक्त केले, डॉक्टर महेश मोरे, त्याच्याच बरोबर आदिवासी एकता परिषदेचे असणारे अध्यक्ष राजू माळी, जिल्ह्याचे कार्याध्यक्ष रामदास दादा ठोंबरे, जिल्ह्याचे अध्यक्ष दिलीप नवने, वक्फ बोर्डाचे जिल्ह्याचे अध्यक्ष इक्बाल भाई, एकलव्य आदिवासी संघटनेचे आणि मनमाडची सभा आदिवासींची सभा ज्यांनी आयोजित केले असे असणारे अनिल जाधव, यशवंत आहिरे, धनाजी थावरे, वसंत आहिरे, जयेशचे अध्यक्ष